हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मिट्टी की गंध, जिसके लेखक हैं मधुर कुलश्रेष्ठ जी। शहर की पोस्ट कॉलोनी में बना हुआ है एक आलीशान मकान चौधरी हरि सिंह का। चौधरी हरि सिंह जनपद पंचायत के सदस्य हैं। सुबह से शाम तक उनके दरवाजे पर आने जाने वालों का तांता लगा रहता है। झकाझक सफेद कपड़ों में बड़ी शान और मुस्कान के साथ वे सभी आगंतुकों से मिलते हैं। वैसे चौधरी हरि सिंह इस शहर के रहने वाले नहीं हैं। शहर से दूर सुदूर गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके वर्तमान एवं विगत जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। शहर से दूर बीहड़ घने जंगलों में बसा एक छोटा सा गांव, जहां के रहने वाले हैं हरि सिंह। गांव के नाम पर 10-20 टपरे घास फूस के बने हुए हैं। सभी टपरों में रहते हैं नट बंजारों जाति के लोग। गांव में आधुनिक सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। आज भी गांव तक पहुंचने के मार्ग का अभाव है। गांव के सुखिया के 5वीं संतान के रूप में जन्म लिया। जन्म के समय न कोई धूमधाम हुई, न कोई उत्सव मना। गरीबी के दुष्चक्कर में घूमते हुए एक सुखिया अपनी संतानों की हरी भरी फसल उगाता चला जा रहा था। अभाव और कंगाली में पलते हुए हरिया बड़ा होने लगा। गांव की मिट्टी में खूब लौटता पोटता। उसके शरीर पर कपड़े की जगह मिट्टी का आवरण चढ़ा रहता था। अड़ोस पड़ोस की औरतों को वह अपनी तूतली आवाज में बोल बोल कर खूब रिझाता रहता था। ताती, तुम हाले घल क्या पता है, हमको भी तिलाओ। कहते हुए वह पड़ोस की चाची की गोद में चढ़ जाता था और उनके घर जो बना होता था वह खा लेता था। कभी पड़ोस की बूढ़ी अम्मा को कहता, अम्मा मेले घल तलो, माँ ताय पिलाएगी, और अम्मा को जिद करके घर ले जाता और जबरदस्ती चाय पिलवाता। बालपन खत्म होकर धीरे धीरे वह जब बड़ा होने लगा और जब कुछ समझ आने लगी, तब वह हाट बाजारों में आने जाने वाले दुकानदारों से शहर की बातें सुनता, तो वह अपने पिता से अनेकों प्रश्न करता। दादा, अपने घरों में बिजली क्यों नहीं है? दुकान वाले चाचा कह रहे थे कि शहरों में तो खूब रोशनी होती है, रातों को भी दिन जैसा उजाला होता है। दादा, हमारे गांव में बस क्यों नहीं आती? हमारे गांव में सड़कें भी नहीं है, अपने घर पक्के क्यों नहीं है? हमारे घरों में दोनों समय चूल्हा क्यों नहीं जलता है? हमें भरपेट खाना क्यों नहीं मिलता है? हमारे पास कपड़े क्यों नहीं है? उसके दादा इतने सारे प्रश्नों को सुनकर डांट लगा देते, क्या बकबक लगा रखी है हरिया? अरे, हम नट लोग हैं, हमारे पास अपनी जमीन खेती बाड़ी नहीं है। हम लोग दूसरों की जमीन पर मजदूरी करते हैं और जो मिल जाए उसी में अपना गुजारा चलाते हैं। अब तू भी जल्दी से बड़ा हो जा तो अपने भाइयों की तरह काम पर जाने लग, जिससे कुछ आमदनी होने लगे और घर खर्च में कुछ सहूलियत होने लगे। सुना है पड़ोस की फैक्ट्री में अच्छी मजदूरी मिल जाती है, तो भी वहां जाकर कुछ काम करने लगना। नहीं दादा, मैं पहले पढ़ूंगा, मैं खूब पढ़ूंगा, मैं काम पर नहीं जाऊंगा। वो जो अपने मालिक है ना, उनके साथ जो रवि बाबा आए थे, वो कह रहे थे कि हम तो खूब पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। दादा दादा, हमें भी उसी स्कूल में भेजा करो, हम भी पढ़ेंगे। हरिया जिद करने लगता। अरे क्या पढ़ूंगा की जिद लगा रखी है। जानता है तू, वह स्कूल बड़े आदमियों के बच्चों का है। तुझे कुछ पता है, जितनी हमें 1 महीने की पगार मिलती है, उतनी तो उनकी 1 महीने की स्कूल की फीस है। तुझे वहाँ पढ़ाएंगे तो खाएंगे क्या?
तू तो गांव के स्कूल में पढ़ लेना, अपनी किस्मत में यही बहुत है। कल तू सुबह जल्दी तैयार हो जाना, स्कूल चलकर देख लेंगे, मास्टर आए होंगे तो तेरा नाम लिखा देंगे। पिछले 15 दिनों से मास्टर आए ही नहीं हैं। कलुआ सरपंच जी से स्कूल ने खुलने की बात कही थी, पर सरपंच जी ने कुछ किया ही नहीं। बेटा, सब लोगों को अपनी अपनी दिखाई देती है, हम लोग तो घास कूड़ा हैं। दादा, तुम चिंता मत करो, मैं खूब पढ़ूंगा और इस गांव में भी स्कूल खुलवाऊंगा, अपने पक्के घर बनवाऊंगा और अपने गांव में भी सड़कें होंगी, रोशनी होगी। हरिया कहने लगता, अच्छा अच्छा, ज्यादा बकबक मत कर, जा शाम हो गई है, देख तेरी अम्मा ने कुछ बनाया होगा, ले आ और खा पीकर सो जाएं। साथ में पानी ज्यादा ले आना, जिससे पानी पीकर पेट भर ले, नहीं तो खाली पेट बचता रहता है और नींद भी नहीं आती है। सुखिया हरिया को आदेश देता। हरिया दौड़कर अंदर गया और माँ के पास जाकर कहने लगा, अम्मा अम्मा, तुमने 3 रोटियां ही क्यों बनाई है? ये तीनों तो मैं अकेला ही खा जाऊंगा, फिर तुम क्या लोग खाओगे? बेटा, अपने घर इतना ही आटा था और पैसे भी नहीं थे जो कुछ आटा या चावल और ले आती। बनिया का पहले से ही उधार चल रहा है और उधार वो देता नहीं है। तुम लोग आधी आधी रोटी खा लो। पर अम्मा, हम लोग तो 7 हैं और रोटी के टुकड़े होंगे 6, तुम क्या खाओगी? हरिया प्रश्न करता। मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। जाओ, तुम सब लोग रोटी खा लो। माँ, तुम मेरी रोटी से आधी रोटी ले लो, वैसे भी मेरा पेट दर्द कर रहा है। तुम भी आधी रोटी खा लो। नहीं, तू रोटी खा ले, बड़ा होकर खूब कमाना और मुझे भर पेट खिलाना। हरिया की अम्मा हरिया को समझाती। इस तरह अभाव में पल पल कर हरिया बड़ा हो गया। वह व्यवस्था से लड़ने का प्रयत्न करता, गांव में आने वाले अधिकारियों से लड़ लड़कर गांव के विकास की बातें करता। गांव की मिट्टी की गंध उसमें व्यवस्था को बदलने हेतु लड़ने की ताकत भर देती थी। फिर लोकतंत्र की बयार में हरिया अपने क्षेत्र की सीट से चुनकर जनपद सदस्य बन गया। वैसे हरिया इस सीट से कभी नहीं जीत पाता, क्योंकि क्षेत्र के बड़े बड़े रईसों दबंगों के आगे हरिया की औकात ही क्या थी। परंतु सीट सुरक्षित सीट हो जाने के कारण हरिया चुनाव जीत गया। चुनाव के समय हरिया ने गांव के विकास करने और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर वोट मांगे और इस लड़ाई में अपना सर्वस्व निछावर करने की बात कही। परंतु सत्ता सुंदरी के नशे में आदमी अपना पिछला सब कुछ भूल जाता है, उसे सिर्फ अपना भला ही दिखाई देने लगता है। हरिया भी सत्ता सुंदरी के नशे में मगन होने लगा। वह भी जनपद पंचायत सदस्य बनने के बाद शहर में रहने लगा। गांव की मिट्टी की गंध कमजोर पड़ने लगी। अब उसने अपना नाम हरि सिंह रख लिया। अब जब भी कोई उसे हरिया कहकर पुकारता तो उसे बहुत बुरा लगता। वह हरिया शब्द सुनकर ही झुंझला उठता और डपट कर बोलता, क्या हरिया हरिया लगा रखा है? मेरा नाम हरि सिंह है, आगे से हरिया कहकर बुलाया तो ठीक नहीं होगा। शुरू में हरि सिंह सप्ताह में 1-2 दिन के लिए गांव में चला जाता था, परंतु धीरे धीरे उसे गांव में जाना अच्छा नहीं लगता। जब भी गांव के लोग कहते, बेटा हरिया, अब तो तुम गांव में आते ही नहीं हो, क्या इसीलिए तुम्हें हम लोगों ने चुनकर जनपद पंचायत का सदस्य बनवाया था? अरे मैं आता नहीं हूँ, मैं हर हफ्ते तो आता हूँ तुम लोगों के गांव में। फिर कहता, तुम लोग क्या जानो कितने काम करने पड़ते हैं, हर रोज मीटिंग में जाना पड़ता है, अपने गांव की समस्याएं भी तो बतानी पड़ती है, बस तुम लोग बक बक लगा देते हो। बेटा आते नहीं हो, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, और फिर
गांव में कीचड़ भी तो इतनी रहती है कि एक दिन आने की कीचड़ पूरे हफ्ते तक जमी रहती है। अरे बेटा हरिया, ये बात तुम कह रहे हो? तुम भी तो इसी मिट्टी में पैदा हुए थे, इसी मिट्टी में तुम खेले और बड़े हुए, और आज ये मिट्टी तुम्हें खराब लगने लगी है। गांव वालों ने कहा। हाँ हाँ, ज्यादा भाषण मत झाड़ो। उत्तेजित होकर हरिया अर्थात हरि सिंह उबल पड़ा। हरि सिंह पर सत्ता का नशा इतनी जल्दी चढ़ने लगा कि जिस व्यवस्था को वह कोसा करता था, उसी व्यवस्था का अंग वह इतनी जल्दी बन गया। गांव का कोई आदमी हरि सिंह के पास आता तो वह झिड़क देता। अरे सरकारी कामकाज है, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? तुम लोग जाहिल हो, समझाओ तो समझ में नहीं आती। अगली बार जब तुम आना तो ऐसा करना, 500 रुपये और एक मिठाई का डब्बा ले आना। हाँ, मिठाई वृंदावन वाले की दुकान से ही लाना। रसाले साहब, लोगों का मूड बिना मिठाई के बनता ही नहीं है। अब अपने को तो काम कराना है, इसीलिए ये सब करना ही पड़ता है। धीरे धीरे हरि सिंह के व्यवहार में रूखापन आने लगा। जब भी गांव से कोई उससे मिलने आता, उसका रूखापन बढ़ जाता। हरिया से हरि सिंह बनने में अपनत्व का झरना सूख गया। गांव से शहर की दूरी से ज्यादा हरि सिंह के दिल में दूरी बढ़ गई। शहर के रंग ढंग हरिया को इतने भा गए कि अब उसे गांव जाने के नाम तक से परेशानी हो उठी। गांव के बड़े बूढ़े घिसट घिसटा कर शहर में अपने हरिया से मिलने आते। साथ में वे लोग अपने हरिया के लिए सत्तू के लड्डू, होला और गन्ने लेकर आते। बड़े प्यार से वे लोग इन चीजों को हरिया को दे देते तो हरिया उन्हें झिड़क देता। ए कलवा, तू ये क्या उठा लाया? काले काले जले हुए चने, अरे इन्हें खाने से हाथ और मुंह काले हो जाते हैं। चल उठा ये अपने चने और वापस ले जा, या फिर किसी जानवर को डाल दे। बता बता, जल्दी बता, क्या काम है? मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है। हरिया अति शीघ्रता से कलवा से बोला। कलवा प्यार से निहार कर बोला, अरे बेटा हरिया, तू कैसी बहकी बहकी बातें करने लगा है? इन होलों से अब तेरे हाथ और मुंह काले होने लगे हैं। अरे इन्हीं होलों को खाने के लिए तू कितना मचल जाता था। तब मैं तुझे अपने इन्हीं हाथों से होले बुनकर खिलाया करता था, और अब तू कह रहा है इन्हें बाहर जानवरों को डाल दूं। अब तू पहले वाला हरिया नहीं रहा है, अब तो तू बहुत बड़ा आदमी हो गया है। अच्छा अच्छा ठीक है, तू बता क्या काम है? हरिया अपनी जेब मिटाते हुए कलवा से बोला। बस बेटा, तुझे देखकर अब कोई काम बाकी नहीं रहा। तू अब पहले जैसा नहीं रहा है। हम लोगों की जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। तू मजे से है, इससे ही हम लोग खुश हैं। कलवा ने हाथ जोड़कर आंसू भरी आंखों के साथ हरिया से कहा। अच्छा भमरी बाई, तू बता कैसे आई है? हरिया ने एक वृद्धा से पूछा। बेटा, तू मुझे भमरी बाई कहकर बुला रहा है? अरे मैं तेरी चाची हूँ। छोटे पर तो तू अपनी तोतली आवाज में मुझे घर बुलाकर चाय पिलाता था और चाची चाची कहते हुए गोदी में चिढ़ जाता था। आ बेटा, मेरे पास आ जा और मेरी गोदी में बैठ जा। क्या गोदी में बैठ जाऊं? देख नहीं रही है बुढ़िया, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैंने तेरी पेंशन के कागज भेज दिए हैं, सरकारी काम है, थोड़ा समय तो लगेगा। आ जाएगी तो तू बैंक में जाकर पेंशन ले जाया करना। और अब तू जल्दी से चली जा, देर मत कर। बस निकल गई तो गांव कैसे जाएगी? फिर बड़बड़ाने लगता। एक तो सब लोगों का काम बिना कुछ लिए दिए करवा देता। उस पर भी जब तक चले आते हैं हरिया हरिया करते हुए। मेरे मिलने वालों पर कितना बुरा असर पड़ता है। अरे हाँ भाई सुन, घीशिया बाई, फुलिया बाई और रमुआ से भी कह देना, उनके फार्म भी भेज दिए हैं, यहाँ पर न आई पेंशन की पूछने के लिए। जब देखो चले आते हैं, मेरे घर मुंह उठाए। सराय समझ रखी है सब लोगों ने।
अच्छा अच्छा, अब जाओ जल्दी से, यहाँ कुछ साहब लोग आने वाले हैं। हरिया ने हरि सिंह और फिर चौधरी हरि सिंह होने में हरिया गांव के विकास की सारी बातें भूल गया और सिर्फ अपने विकास में जुट गया। चलते चलते बूढ़ी भमरी और कलुआ हरि सिंह से बोले, बेटा हरिया, नहीं नहीं चौधरी हरि सिंह, गांव के विकास के जिन प्रश्नों को पूछ पूछ कर तुम अपने पिता को परेशान करते थे, अब वे सारे प्रश्न और उत्तर अंतुरित होकर रह गए हैं। सड़क, स्कूल, गांव की खुशहाली, सब बातें तुम भूल गए। कोई बात नहीं, हम गांव वालों के नसीब में ये सब है ही नहीं। बेटा, हमने अपने हरिया को अपनी मिट्टी का होने के कारण बड़े ही अरमानों से चुनकर जनपद में भेजा था। आज उन सारी आशाओं पर तुमने तुषारापत कर दिया। जिस मिट्टी की गंध से लेकर तुम पले बड़े, आज उसी मिट्टी से तुम्हारे कपड़े गंदे होने लगे हैं। आज मिट्टी की गंध तुम्हारे लिए दुर्गंध हो गई है। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।